नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उससे भी खास होता है कि उस रणनीति को बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है, या यूं कहें कि पार्टियों के वो सेनापति जो पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटखनी देने का मादा रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन बड़े चेहरों की रणनीति को लाते रहेंगे जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति की। और संग्राम के सेनापति में आज बात करते हैं पूर्वोत्तर के 3 प्रमुख राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय के संग्राम के सेनापतियों की। तो सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। पहले फेज में 19 अप्रैल को ही यहां मतदान होना है और ऐसे में चुनावी समर यहां सज चुका है और सभी दल अपने अपने सेनापतियों की अगुवाई में इस चुनावी संग्राम में डटे हुए हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चुनावी बागडोर को संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी चुनावी समर में बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार है। आइए देखते हैं अरुणाचल का सियासी समर और इस संग्राम के सेनापतियों के सियासी सफर पर यह रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को प्रदेश की 60 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बीच चुनाव से पहले ही प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 10 विधायकों ने निर्विरोध जीत दर्ज करते हुए ये साफ कर दिया कि बतौर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ लोगों का भरपूर समर्थन है और अब लोकसभा चुनाव के संग्राम के लिए अरुणाचल के लिए भाजपा को अपने सेनापति पर अटूट विश्वास है। 2011 पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत के बाद उनकी सीट मुक्तो से कांग्रेस विधायक बने। 20 मई 2011 जारबोम ग्यामलिन सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 21 नवंबर 2011 नबाम तुकी सरकार में ग्रामीण कार्य और पर्यटन मंत्री और उसके बाद पर्यटन, नागरिक उड्डयन, कला और संस्कृति मंत्री रहे। 2014 पेमा खांडू एक बार फिर मुक्तो सीट से जीते। 1 जून 2014 नबाम तुकी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। पेमा खांडू ने 36 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 16 सितंबर 2016 43 विधायकों के साथ पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हुए। बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 21 दिसंबर 2016 पीपीए के 33 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार का गठन किया। 2019 विधानसभा चुनाव में 60 में से 41 सीटें जीतकर बीजेपी को जीत दिलाई और दूसरी बार सीएम बने। भाजपा के इस विजय रथ की गति को राज्य में दोगुना करने का काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू, जिन्हें भाजपा ने इस बार भी अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ पूर्वोत्तर के व्यापक एकीकरण के प्रबल समर्थक रहे रिजिजू का अपने संसदीय क्षेत्र में खासा दबदबा है। सत्तासीन भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के लिए इस लोकसभा के महासमर के लिए साख बचाने की बड़ी लड़ाई है। इन परिस्थितियों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस को अपने सेनापति नबाम तुकी से उम्मीद है। आइए एक नजर डालते हैं नबाम तुकी के अब तक के राजनीतिक सफर पर। 1988 से 1995 प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1995 सगाली निर्वाचन क्षेत्र की दूसरी विधानसभा के लिए चुने गए और उप कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 1998 परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1999 उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। मुकुट-मिथि कैबिनेट में पर्यावरण और वन मंत्री नियुक्त हुए। 2004 से 2009 विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए। गेगांग, अपांग और दोरजी खांडू मंत्रालयों के तहत पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 2011 से 2016 जारबोम ग्यामलिन को हटाकर 1 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला और जनवरी तक जारी रखा।
16 जुलाई 2016 मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ही अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार के बीच कांग्रेस की साख दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इससे पहले कि अरुणाचल प्रदेश की सियासत की बात करें, वहां के संग्राम के सेनापतियों की बात करें, आपको लाइव लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक रैली हो रही है, उसको वो संबोधित कर रहे हैं। गरीब जनरल कास्ट की है, 5% జనాభా మరి నిరుపేదలు जनरल కేటగిరీ వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను। अगर आप इन सबको मिला दें तो 90% आबादी इन लोगों की बनती है। ఇవన్నీ మీరు కలిపితే 90% జనాభా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కేటగిరీస్ లో వస్తారు। मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, उन इंस्टीट्यूशंस में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। ఈ 90% జనాభా నుంచి ఇప్పుడు వ్యవస్థలో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఎవరు మీకు అవపడరు। मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। మీడియా కంపెనీలను చూస్తే మీడియా కంపెనీ ఓనర్లు ఎవరు కూడా బీసీలు గాని, ఎస్సీలు గాని, ఎస్టీలు గాని మీకు అవపడరు। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए। భారతదేశంలో మీరు పెద్ద కంపెనీల లిస్ట్ చూస్తే ఈ ఎరుకబడిన వర్గాలు ఎవరు అవపడరు। उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। భారతదేశంలో ఉన్న పెద్ద కంపెనీల్లో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఓనర్స్ ఎవరు మీకు అవపడరు। एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। ఒక్క దళితుడు గాని, ఒక్క ఆదివాసీ గాని, ఒక్క మైనారిటీ గాని ఎవరు కూడా ఈ ధనవంతుల లిస్ట్ లో మీకు దొరకరు। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं। భారతదేశం యొక్క ప్రభుత్వం 90 మంది ఐఏఎస్ అధికారులు నడుపుతారు। 50% पिछड़ों की आबादी है। 50% ఎరుకబట్టి వారు ఉన్నారు। तो अब देख रहे थे राहुल गांधी की सभा हैदराबाद से, और अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की सियासत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे विषय पर रविशंकर रवि, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रधान संपादक हैं, दैनिक पूर्वोदय के। बहुत स्वागत है रविशंकर रवि जी। और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की हमने बात की, 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन, इसको क्या समझा जाए कि एक बड़ी लीड ले ली है कहीं ना कहीं पेमा खांडू ने, और ये जो एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ये नबाम तुकी के लिए साबित होगी। जी बिल्कुल, वहां पर तो अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अभी से ये दिखने लगे हैं कि भाजपा की हवा चल रही है, लहर चल रही है वहां पर। और देखिए, हालांकि इस बार संख्या बहुत ज्यादा हो गई, 10 लोग निर्विरोध चुने गए। अरुणाचल में 3-4 सीटें ऐसी अक्सर होती हैं क्योंकि वह पार्टी के साथ साथ नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव इतना बड़ा होता है कि उनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। वैसे भी अगर आप अरुणाचल विधानसभा को देखिए तो विधानसभा में जो मतदाताओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं, तो मतदाताओं पर उसका काफी प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति का। और पेमा खांडू का तो निश्चित रूप से, क्योंकि दोरजी खांडू के समय से दोरजी खांडू एक अच्छे मुख्यमंत्री थे अरुणाचल प्रदेश और काफी लोकप्रिय थे। और पेमा खांडू उनके पुत्र हैं और उन्होंने राजनीति को करीब से देखा है, पिताजी कैसे काम करते थे। और सबसे खास बात है कि बहुत ही सरल हैं और बहुत मृदुभाषी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग इनको बहुत ही पसंद करते हैं। और ऐसे नाबम तुकी निश्चित रूप से एक पुराने और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, शुरू से कांग्रेस में रहे हैं। उन्होंने पूरे, अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा तो है ही, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को बनाए रखने की, कांग्रेस की तरफ से कॉन्टेस्ट देने की। नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में 1 साइडेड चुनाव हो जाता। कुछ सीटें हैं, लेकिन और एक चीज और है, वो ये है कि पूर्वोत्तर के 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी राज्यों में
केंद्र में जिस पार्टी का शासन होता है, आमतौर से उसी पार्टी की सरकार, अरुणाचल बोल लीजिए और दूसरे राज्य बोल लीजिए, वो उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके अपने इंटरनल रिसोर्स बहुत कम होते हैं, केंद्र से मदद मिलती है। दूसरा ये है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीयता काफी मजबूत है, जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तुलना में जो अरुणाचल का एक अलग तरह का अनुभव है। हमेशा चीन आंख दिखाते रहता है। अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम बदल दिया। ये अरुणाचल के लोगों को ये चीजें बहुत खराब लगती है, और उनकी भारतीयता, मैं आपको इस बात पर रेखांकित कर दूंगा, जब जब चीन ने आंख दिखाई है, अरुणाचल के लोगों की भारतीयता और भी ज्यादा मजबूत हुई है जी। और मैं अभी हाल में भी गया था, मैंने लोगों से बातचीत वगैरह की। अच्छा, वो इंडिया को भारत कहे जाने से भी बहुत खुश है। मुझे एक नया अनुभव देखने को मिला कि किस तरह से अरुणाचल के लोग अपने आप के भारतीय होने पर गर्व करते हैं। एक और सवाल मैं चाहूंगा, उसका जवाब आप थोड़ा जल्दी से दें कि जब कहते हैं कि सियासत में 1 और 1 11 होते हैं, और ऐसे में पेमा खांडू के साथ किरेन रिजिजू की जोड़ी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक एसेट है। जी, एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इन दोनों बीजेपी के बड़े नेताओं में, जो आमतौर से होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना, कुछ तनाव होना, ईगो नहीं, पेमा खांडू अरुणाचल को चला रहे हैं और रिजिजू आराम से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अरुणाचल प्रदेश को दिखा रहे हैं। वो इन दोनों के बीच जो ट्विनिंग है, उसका लाभ अरुणाचल के लोगों को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर इस पर हम आगे भी चर्चा अपनी जारी रखेंगे और राज्यों को लेकर के, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे सिक्किम की। यूं तो सिक्किम राज्य में सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है, लेकिन इस सीट पर जीत हार के बड़े सियासी मायने हैं। यहां राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय दल भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार भी सिक्किम के सियासी समर में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक रहे प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीराम थापा और सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल छेत्री के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा जाएगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं सिक्किम में कौन है अलग अलग दलों से संग्राम के सेनापति। सिक्किम में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। लोकसभा चुनाव 2024 में सिक्किम लोकसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव में जिस तरह से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बड़ा उलटफेर करते हुए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को पटखनी दी थी, ऐसे में इस बार लोकसभा की 1 सीट के लिए भी एसकेएम जीत का दांव ठोक रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सेनापति हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के गठन के पहले वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में थे। 1994 में चाकुंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक तारामणि को करारी शिकस्त दी। 1994 से 1999 तक वो पशुपालन एवं औद्योगिक मंत्री भी रहे। 1999 में चाकुंग सीट से एसएसपी के टीका गुरांग को हराया और फिर से विधायक चुने गए। 2004 में एक बार फिर चाकुंग से विधायक चुने गए। 2009 में अपर बर्तुक सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अरुण कुमार राय को हराया। 2004 से लेकर 2009 तक वो बिल्डिंग एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के मंत्री भी रहे। 2013 में रोलू पिकनिक इवेंट पर हुए विवाद के बाद प्रेम सिंह ने अपनी खुद की पार्टी बनाने का निर्णय लिया। 28 दिसंबर 2016 को एसडीएफ पार्टी के साथ रहने के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में उन्हें दोषी माना गया। 13 जनवरी 2017 को सिक्किम विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 2019 में सिक्किम विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उस वक्त
विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। पोकलोक कामरंग विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत उन्होंने हासिल की। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसने दशकों से सिक्किम की राजनीति को प्रभावित किया है। लोकसभा संग्राम के लिए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए पार्टी अध्यक्ष और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग असली सेनापति हैं। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। नामची सिंघीथांग विधानसभा से विधायक हैं चामलिंग। 1973 में राजनीति में शामिल हुए और यागांग ग्राम पंचायत के अध्यक्ष चुने गए। 1985 में सिक्किम विधानसभा के लिए उन्हें चुना गया। तब सिक्किम में कांग्रेस प्रजातंत्र का एक हिस्सा थे। 1989 को दमथांग से चौथी विधानसभा के लिए उन्हें चुना गया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। 1989 से 1992 तक पवन कुमार चामलिंग उद्योग, सूचना और जनसंपर्क मंत्री रहे। चामलिंग ने 4 मार्च 1993 को सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। 12 दिसंबर 1994 को चामलिंग के हाथों पहली बार सिक्किम की बागडोर आई। 1999 और 2004 में फिर से विधानसभा चुनाव जीता और दोनों बार मुख्यमंत्री बने। 2009 और 2014 में भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके लगातार 4 बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण भारत के सबसे हरित मुख्यमंत्री बने। 2018 में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। सिक्किम में क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व के बीच राष्ट्रीय दलों के लिए सिक्किम की लोकसभा सीट के लिए ये लड़ाई काफी कठिन है। इस लोकसभा चुनाव में अपनी साख की लड़ाई के लिए भाजपा के सेनापति दिलीराम थापा से उम्मीद है। कैसा रहा भाजपा के सेनापति दिलीराम थापा का अब तक का राजनीतिक सफर? भाजपा ने 2024 सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए थापा को अपर बर्टुक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। थापा 2019 में सिक्किम विधानसभा चुनाव में अपर बर्टुक निर्वाचन क्षेत्र से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। 2019 में ही थापा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2023 में थापा को सिक्किम भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं सिक्किम में कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका में है गोपाल छेत्री। एक नजर कांग्रेस के सेनापति गोपाल छेत्री के राजनीतिक सफर पर भी डालते हैं। 2023 में छेत्री को सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कांग्रेस ने सिक्किम लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उन्हें बनाया। छेत्री पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा था। सिक्किम के पूर्व विधायक संघ के अध्यक्ष DB थाटल द्वारा शिकायत के बाद मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद छेत्री को मामले में हिरासत में भी लिया गया था। पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसके सिर जीत का सेहरा पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सिक्किम की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविशंकर रवि, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, प्रधान संपादक हैं, पूर्वोदय के वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविशंकर जी, जब बात सिक्किम की होती है तो प्रेम सिंह तमांग और पवन कुमार चामलिंग के बीच की तो लड़ाई है ही। जब बात हो रही है कि क्षेत्रीय और दल और राष्ट्रीय दल, इनका क्या, किस तरह से इनके बीच में भी एक कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज करने की बात होती है। जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस और बीजेपी, चाहे वो दिलीराम थापा की बात हो या फिर गोपाल छेत्री की बात हो, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को? देखिए, अभी तक जो पूरी स्थिति है सिक्किम में क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा है और क्योंकि SKM की वहां पर सरकार है और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पवन सिंह चामलिंग भी एक कद्दावर नेता है। तो अगर हम लोकसभा चुनाव की हम बात देखें तो मुझे ये लगता है कि वहां पर अभी भी क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, लेकिन निश्चित रूप से इस बार भाजपा ने काफी प्रयास किया है। लोकसभा में कितनी सफलता मिलती है वो अलग बात है, लेकिन भाजपा ने जो प्रयास किया है उसका लाभ इसे अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और कांग्रेस के जो गोपाल छेत्री हैं यह भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वहां पर सबसे ज्यादा जो वर्चस्व है इन दो क्षेत्रीय दलों का, कांग्रेस का एक जमाना था, आपको भी याद होगा, नरबहादुर भंडारी हुआ करते थे सिक्किम के, मैंने एकमात्र नेता जिनको कहते हैं, पूरा देश जब जानता था सिक्किम की बात, तो भंडारी जी की काफी चर्चा होती।
और कांग्रेस से ही टूटकर जी पवन सिंह चामलिंग ने अलग अपना फ्रंट बनाया। और वहां पर एक चीज और यह है कि सिक्किम में लोग बहुत दिनों तक अगर कोई सरकार अकर्मण्य हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह बहुत पॉपुलर नेता थे, लेकिन जैसे ही प्रेम सिंह आए तो उन्होंने एक नया जब अपना पार्टी बनाया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, देखिए बिल्कुल सफाया हो गया। पवन सिंह चामलिंग का प्रभाव बहुत ही कम हो गया। तो जो दिख रहा है सिक्किम में वैसे बहुत ही शांत प्रदेश रहा है। और तो क्या माना जाए कि नेताओं के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द भी घूमता है यहाँ का चुनाव? बेशक, बिल्कुल नेताओं के व्यक्तित्व का असर यहाँ के मतदाताओं पर पड़ता है। और दूसरा, नेताओं की जो जीवन शैली है, उनके जो काम करने का जो तरीका है, उसका प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ता है। और वह काफी ये सिक्किम भले ही छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां मतदाता बड़े जागरूक। जी 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 निश्चित तौर पर। और अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के एक और अहम राज्य मेघालय की। तो मेघालय की बात करें, जहां का सियासी गणित कितना प्रभाव करेगा यहाँ की लोकसभा सीटों के परिणाम को, ये समझने की जरूरत है। और ये समझने से पहले आइए जानते हैं मेघालय के अहम दल और उनके सेनापतियों के बारे में, जिनके कंधों पर सियासी महासंग्राम को जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है। मेघालय की सियासी पिच पर बेहतरीन पारी खेलने वाली नेशनल पीपल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट की अकेली ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है। चुनाव दर चुनाव मजबूत होते एनपीपी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को राजनीति विरासत में मिली। एनसीपी से विवाद के बाद अलग होकर पीए संगमा ने 2012 में नेशनल पीपल्स पार्टी नाम से पार्टी बनाई, तो कॉनराड संगमा पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। एक नजर कॉनराड संगमा की अब तक की सियासी पारी पर। कॉनराड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा की सक्रिय राजनीति में शुरुआत 28 साल की उम्र में हुई। 30 साल में कॉनराड संगमा ने मेघालय विधानसभा के लिए सलसेला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। मेघालय के वित्त मंत्री के रूप में कॉनराड संगमा ने बहुत सराहना अर्जित की। 2015 में कॉनराड संगमा ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित की। 2016 में पिता पीए संगमा के असामयिक निधन के बाद अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। 2016 से 2018 तक सांसद के रूप में तुरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने कॉनराड का राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में उनके दिवंगत पिता के आदर्शों से प्रभावित है, जो हर चुनाव में अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। राज्य की दूसरी लोकसभा सीट शिलांग पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1998 से कांग्रेस लगातार 6 बार से ये सीट जीत रही है। पिछले 3 बार से कांग्रेस की जीत के नायक रहे हैं मेघालय की राजनीति का चर्चित चेहरा विंसेंट एच पाला। दरअसल विंसेंट एच पाला की अगुवाई में ही कांग्रेस राज्य में अपना चुनावी अभियान चलाती है। विंसेंट एच पाला के सियासी सफर पर नजर डालें तो 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए वो शिलांग निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। इससे पहले 2009 और 2014 में भी वो शिलांग सीट से लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वो मई 2009 से लेकर अक्टूबर 2012 तक यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। वह संसद में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। अगस्त 2021 से वो कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। पार्टी को उम्मीद है कि विंसेंट की अगुवाई में कांग्रेस, एनपीपी और बीजेपी के गठबंधन वाले एनडीए के उम्मीदवारों को सीधे तौर पर टक्कर दे सकेगी और पूर्वोत्तर में कांग्रेस की थाती बची रहेगी। बीजेपी ने प्रदेश के मुस्लिम चेहरे रिकमन मोमिन को सूबे का अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी मेघालय में बीजेपी के संग्राम के सेनापति हैं रिकमन मोमिन। रिकमन मोमिन के सियासी सफर पर नजर डालें तो उनकी पहचान गारो हिल्स के एक कद्दावर नेता के तौर पर होती है। मोमिन ने लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अर्नेस्ट मावरी की जगह ली। 2019 में बीजेपी ने तुरा लोकसभा सीट से मोमिन को चुनाव लड़ाया था, लेकिन हार मिली। पेशे से व्यापारी रिकमन मोमिन पीएम नरेंद्र मोदी के जबरदस्त प्रशंसक माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी रिकमन के सहारे पीएम मोदी और केंद्र सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने की नीति पर काम करती रहेगी, ताकि मेघालय में एनडीए 400 पार का नारा मतदाताओं के दिलों में उतर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस विषय पर बातचीत करने के लिए रविशंकर रवि जी, प्रधान संपादक दैनिक पूर्वोदय, हमारे साथ जुड़े हुए। रविशंकर रवि जी, दरअसल समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा चलते चलते एक छोटा सा कमेंट आप इस बात के लिए दें, क्योंकि एनपीपी और बीजेपी एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस के लिए, विंसेंट पाला के लिए कितनी बड़ी चुनौती? निश्चित रूप से चुनौती तो है पाला के लिए, और इस बार उनको काफी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन पाला का होल्ड है। एनपीपी और बीजेपी का ज्यादा प्रभाव गारो हिल्स में रहा है, और इसीलिए एनपीपी, और एनपीपी चूंकि एनडीए का एक हिस्सा ही है, इसीलिए मतदाताओं को, चूंकि वहां के मतदाता मोदी जी को पसंद करते हैं और उन्हें ये पता है कि एनपीपी को भी वोट देने से वो मोदी जी के पक्ष में ही जाएगा, इसीलिए वो नहीं है। लेकिन शिलोंग सीट पर इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पाला को। उस तरह से पहले जितनी लोकप्रियता थी वह नहीं है, और उसमें यह भी, हालांकि इस बार एनपीपी भी पूरी कोशिश कर रही है खासी हिल्स में और जयंतिया हिल्स में, इस तरह के चुनाव परिणाम को बदला जा सके। लेकिन चुनौती तो है ही शिलोंग सीट पर, और टूरा सीट में बहुत ज्यादा मुझे संघर्ष की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है एनपीपी के बीच में। जी, तो मेघालय में भी दिलचस्प संघर्ष देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए रविशंकर रवि जी। और संग्राम के सेनापति के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक,